नमस्कार दोस्तों, आप सभी की स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 26 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जैसे कृषि 4.0 ये क्या है, इसको लेकर डिटेल हिंदू में आर्टिकल आया था तो इसको समझेंगे हम लोग। और भारत ने एक मिनरल सप्लाई फाइनेंशियल नेटवर्क करके एक ग्रुप है, अमेरिका के नेतृत्व में एक गुट बना हुआ है, उस गुट को ज्वाइन किया है, इसको भी देखेंगे हम लोग। और भी जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसको हम लोग देखेंगे। ये कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सभी टॉपिक से आपके पीटी और मेंस दोनों जगहों पर सवाल बन सकते हैं, इसलिए कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, एक चीज़ और है, एक तो अपना ग्रुप का इन्फॉर्मेशन है कि 20 सितंबर शुरू हुआ है, अगर आपको जुड़ना हो तो बताइएगा 71 बीपीएससी को लेकर। दूसरा ये है कि हाइट को लेकर बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि हाइट को सामान्य जो पद हैं बीपीएससी 70 के तहत निकले हुए, जैसे एसडीएम हो गया या टैक्स ऑफिसर या फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी या जो भी सामान्य पद हैं, उसके लिए कोई हाइट की सीमा नहीं रखी गई है। आप अगर नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर शारीरिक योग्यता के सबसे नीचे लिखा हुआ होगा, जिस पर मैं एक छोटा सा अगली बार दिखा भी दूंगा, जिसमें ये बताया गया है कि केवल और केवल पुलिस, कारागार अधीक्षक और जो पुलिस से जुड़े हुए पद हैं, केवल उसी के लिए हाइट की अनिवार्यता होती है। बाकी किसी भी पद को लेकर एसडीएम के लिए या और भी जितने भी पद हैं, सिविल पद हैं, उन सभी के लिए कोई भी हाइट की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आपकी हाइट कम हो, आपकी हाइट ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल पुलिस के पद के लिए डीवाईएसपी और काराधीक्षक जैसे जो पद होते हैं, केवल उसी के लिए हाइट की आवश्यकता होती है और किसी भी पद को लेकर हाइट की आवश्यकता नहीं होती है। कृपया करके इस चीज़ को लेकर मिसलीड ना हो, ये चीज़ सही नहीं होता है। आपको तो जनरल नॉलेज होना चाहिए था ये चीज़ कि केवल पुलिस के लिए हाइट मांगा जाता है, बाकी किसी भी चीज़ को लेकर हाइट नहीं मांगा जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इस चीज़ को लेकर मैसेज मत कीजिएगा, परेशान भी मत होइए, केवल तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। ये 71 बीपीएससी को लेकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग और उसके साथ में निबंध लेखन भी होता है। मंडे से जो ओल्ड 71 का ग्रुप था उसमें GS1 शुरू होने जा रहा है, उसके पश्चात से GS2 करेंगे। तो अगर आपको GS1 और GS2 के लिए केवल ऐड होना हो 71 बीपीएससी को लेकर तो आप मैसेज कर सकते हैं। 70 वाले ऐड मत होइए, पीटी के बाद आपके लिए ऐड होना सही रहेगा। देखिए डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है कृषि 4.0 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या है वो, क्या उसके लाभ है, क्या उसके हानि है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मेंस में सवाल कृषि 4.0 क्या है यही पूछ लिया जाएगा आपसे। देखिए चलती है आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल हिंदू बिजनेस लाइन में आया था, 23 तारीख को आया था और बड़ा ही सुंदर सा आर्टिकल है। इसमें कई सारे केस स्टडी भी दिए गए थे, लेकिन केस स्टडी आपके काम का तो नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटाया है इस आर्टिकल डिस्कशन से। बस आपको कृषि 4.0 क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। पीटी में किस प्रकार सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा कृषि 4.0 का क्या तात्पर्य है, वहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और उसमें से आपको चुनना पड़ सकता है। यह कृषि 4.0 के बारे में 1, 2, 3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा सही कौन से हैं या गलत कौन से हैं, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। कृषि से जुड़ा हुआ है तो कृषि से जुड़ा हुआ 1 से 2 सवाल आपके पीटी में गारंटेड होता है, पेपर उल्टा कर देखिएगा। परिचय क्या है कृषि 4.0, जिसे स्मार्ट खेती या डिजिटल खेती के रूप में जाना जाता है, यही पूछ लिया जाएगा। स्मार्ट खेती या डिजिटल खेती क्या है, बीपीएससी ने निबंध पूछा था स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। कृषि पद्धतियों में चौथी बड़ी क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, तो चौथी बड़ी है यानी कि कृषि क्रांति 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। 3 कृषि क्रांति हो चुके होंगे, जैसे औद्योगिक क्रांति 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, तो उसी प्रकार से कृषि क्रांति भी 1, 2, 3, 4 चौथे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कृषि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल से मानी जाती है, नवपाषाण काल से मानी जाती है। और कृषि के शुरुआत के साथ ही दुनिया की सिविलाइजेशन जो है, मानवीय सभ्यता जो है उसका विकास होना शुरू हो गया। मानवीय सभ्यता का विकास का तात्पर्य क्या है, कृषि ने मानव को अस्थायित्व प्रदान किया। उससे पहले मानव जो है घुमंतु जीवन जीता था, लेकिन कृषि ने उसको अस्थायित्व प्रदान किया। अस्थायित्व का मतलब एक जगह रहना बसना शुरू हो गया, और उस रहने बसने के कारण से फिर क्या हुआ, रहने बसने के कारण से अलग अलग राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली और संस्कृति का उद्भव होना शुरू हो जाता है, कल्चर का उद्भव। क्योंकि अगर एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे तो राजनीतिक प्रणाली कैसे डेवलप हो पाएगी। उससे पहले छोटे बहुत कबीले होते थे जो घुमंतु होते थे, लेकिन अस्थायित्व प्रदान किया किसने, एग्रीकल्चर ने। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अच्छा रहेगा।
परिचय। कृषि 4.0 स्मार्ट खेती, डिजिटल खेती जाना जाता है। कृषि पद्धति चौथी बड़ी क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आधुनिक तकनीकों का लाभ भी शामिल होता है। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, सटीक कृषि तकनीकों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं में एकीकृत करता है। जो पारंपरिक प्रणाली है उसमें हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन कर दिया है। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने पारंपरिक जो कृषि की तकनीक है उसमें हमने जोड़ दिया है, और इसका जो आउटपुट निकला है वो क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 4.0 इसका आउटपुट निकला है। यही है क्या, तो कृषि क्रांति 4.0। पारंपरिक प्रथाओं में मॉडर्न और आज के समय का हम जब टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 4.0 मिल जाता है, कृषि क्रांति 4.0 मिल जाता है। ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अन्य प्रमुख कृषि क्रांति, अब कौन कौन से कृषि क्रांति हुए पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पशुपालन कृषि से पहले आया था। पशुपालन कृषि से पहले आया था। अगर आपने भारत के इतिहास पढ़ा होगा 11th एंशिएंट हिस्ट्री से, रामचरण शर्मा जी की बुक, शानदार बुक है, तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो मनुष्य थे वो पशुपालन पर आधारित थे। पशुओं को पालते थे, बड़ी बड़ी संख्या में गायों को पाला जाता था। गायों को लेकर युद्ध भी हुए हैं, और गाय पर ही आधारित पूरी पूरी प्रणाली का नाम भी दिया जाता था। जैसे समय का नाम भी गोधूली बेला रख दिया जाता था, जिसका तात्पर्य होता है इवनिंग का पीरियड, जब गायें वापस आ रही हैं अपना दिन भर का चारण करके। तो पशुपालन आधारित था। फिर जब आप उत्तर वैदिक में आते हैं, उत्तर वैदिक उसमें क्या दिखता है कि कृषि प्रणाली का विकास दिखता है। फिर उत्तर वैदिक में ही लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज के पश्चात से सिविलाइजेशन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन क्या कृषि यहीं से शुरू हुआ है? नहीं, एग्रीकल्चर काफ़ी पहले से विकसित था, नवपाषाण काल से ही चली आ रही थी। हाँ, प्रभावी उस पर क्या था, तो पशुपालन उस पर प्रभावी था। पशुपालन उस पर प्रभावी था। एग्रीकल्चर जो थे वो गहरे जोत नहीं संभव हो पाते थे। क्यों नहीं संभव हो पाते थे? क्योंकि लोहे का खोज नहीं हो पाया था। जब लोहे के बारे में हमें पता चला तो उसके पश्चात से हमें कृषि के बारे में और भी ज़्यादा उन्नत तरीके हमें मिल गए। आप हड़प्पा पीरियड को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन वहाँ पर लोहा नहीं है फिर भी, यानी कि बिना लोहे के भी उन्नत कृषि प्रणाली हो सकती है। इसका शानदार उदाहरण हड़प्पा पीरियड था। देखिए, पहला चरण क्या कहा जाता है, आखेट संग्रहण से अस्थायी कृषि की ओर प्रारंभिक संक्रमण लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जो पौधे और जानवरों को पालतू बनाए द्वारा चिन्हित था। कृषि 2.0, कृषि में औद्योगिक क्रांति 18वीं-19वीं शताब्दी, जो मशीनीकरण, उन्नत फसल चक्र, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग द्वारा चिन्हित है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, केवल फैक्ट पढ़ के चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। समझिए जरा क्या है। नवपाषाण काल में जो समाज का निर्माण हुआ और इकोनॉमी का निर्माण हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, हड़प्पा पीरियड में जो इकोनॉमी था, समाज था, कदाचित वही समाज कब तक रहा है, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वही समाज रहा है। हाँ, ज्ञान विज्ञान में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था का स्वरूप, कृषि का स्वरूप लगभग में ये जो 20-25 हज़ार साल पहले है, 20-25 हज़ार साल तक वैसा का वैसा ही रहा। औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुआ, मशीन का युग जब शुरू हुआ, तब जाके हमें पता चला कि हम किसी और तरीके से तकनीक को डेवलप कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर सहित तमाम सेक्टर में उसके पश्चात क्रांतियाँ शुरू हो गई। नहीं तो कृषि करने का तरीका वही था जो पुराना तरीका था, वही डेवलप हुआ रहा था, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते थे। दूसरे युग में औद्योगिक क्रांति के पश्चात से क्या हुआ, तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग शुरू हो गया। ये अच्छा तो हुआ क्योंकि दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसके पश्चात दुनिया की आबादी जब बढ़ी तो उनको भोजन के लिए अच्छा तो हुआ, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये रासायनिक उर्वरक जो हैं इंसानों में बीमारी को लेकर भी आ गया। कृषि 3.0, हरित क्रांति 20वीं सदी के मध्य से, जिसमें उच्च उपज वाली 20वीं सदी यानी कि 1950 के मध्य के बाद से। फसल किस्में, विस्तारित सिंचाई, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग सम्मिलित था। कृषि 3.0 के दौरान रोपण, कटाई और सिंचाई जैसे कार्यों, मशीनीकरण, रोबोटिक्स के उपयोग सहित कृषि स्वचालन भविष्य की प्रगति के लिए आधार निर्मित किया है। और इसी के आधार पर आज की एग्रीकल्चर प्रणाली को आप जो देख रहे हैं वो कृषि 3.0 में ही दिख रहा है।
अब अगला जो होगा वो कृषि 4.0 होगा, जिसमें नई तकनीकें जो हैं वो सारी की सारी जुड़ जाएंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 100 सालों में मानव ने जितनी प्रगति की है, पिछले 100 वर्षों में जितनी प्रगति की है मानव ने, उतना प्रगति हमने मानव का सिविलाइजेशन का जब से जन्म हुआ तब से आज तक में नहीं की थी हमने। और अगले 100 वर्षों में तो हम पता नहीं कहाँ हो जाएंगे, इंटरप्लैनेटरी हम यात्रा कर पाएंगे। जिस प्रकार से आप दिल्ली पटना आते हैं उसी प्रकार से आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा भी कर पाएंगे 100 सालों में। कृषि 4.0 के क्या लाभ हैं? फसल की पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि। कृषि 4.0 प्रौद्योगिकी सटीक कृषि तकनीक के माध्यम से फसल की पैदावार उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। उदाहरण के लिए IoT संवेदक यानी कि सेंसर, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किसानों को वास्तविक समय की मृदा, पादप की स्थिति, जल, उर्वरक, कीटनाशक, ये इसमें होगा क्या? जैसे फ़ोन है आपके पास में, आपके फ़ोन पर ये मैसेज आ जाएगा कि भाई साहब आपके पेड़ पौधों को पानी चाहिए अभी तुरंत, उनको पानी की नीड होगी तो आप पानी डाल के आ जाएंगे। अभी आप क्या करते हैं कि रोज़ शाम को जाके पानी डालना है, हो सकता है उसको रोज़ की आवश्यकता ना हो सकता है उसको 3 दिन बाद पानी की आवश्यकता हो, तो सेंसर आपको ये बता देगा कि आपका जो पेड़ है उसको पानी की आवश्यकता है। हो सकता है IoT का उपयोग होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग से क्या हो सकता है कि उसको पानी की जब आवश्यकता हो तब अपने आप उस पर पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो गिरने लग जाएँ और उसको पानी मिल जाए। ये सब क्या है? ये सब मॉडर्न तकनीक का उपयोग है। क्यों हमें ये करना पड़ेगा? क्योंकि हमें अब चीज़ों को संरक्षित करना है। हमने संसाधन इतने बर्बाद कर दिए हैं कि अब अगर बर्बाद करते रहे तो फिर क्या होगा, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और ICRISAT के बीच साझेदारी है, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बुआई ऐप विकसित किया है, जिसने आंध्र प्रदेश में मूंगफली की पैदावार में 30% की वृद्धि की है। ये शानदार उदाहरण आप ही के लिए हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये शानदार उदाहरण का उपयोग आप निबंध लेखन में भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट और ICRISAT ने मिलकर AI का उपयोग किया, एग्रीकल्चर में कृषि बुआई को लेकर AI का उपयोग किया और इसके कारण से 30% के उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में AI का उपयोग कर रहे हैं। आपसे अगली बार सवाल पूछेगा कि AI का कृषि में क्या उपयोग हो सकता है, तो वहाँ पर आप इसको चिपका सकते हैं। संसाधन दक्षता और संवहनीयता, कृषि 4.0 संसाधन उपयोग। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई सस्टेनेबल होगा, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत उतना ही हम काम करेंगे। तमिलनाडु परिशुद्ध कृषि परियोजना ने 40 से 50% जल की बचत को प्रदर्शित किया है। दूसरा केस स्टडी हमारे पास ये आया तमिलनाडु का, जिसमें उसने परिशुद्ध कृषि के माध्यम से, जिसको कृषि 4.0 भी कहा जाता है, इसके माध्यम से उसने क्या किया है तो 40% के करीब में 40 से 50% जल की बचत की है। और आपको पता होना चाहिए दक्षिण के राज्य जल की कमी को लेकर जूझते रहते हैं एग्रीकल्चर में, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा खासा उनके लिए मददगार हुआ है। इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य डेटा और फसल आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरकों के प्रतिनियमित उपयोग को लेकर 15 से 20% की कमी आई है। मतलब कितना खाद डालना है कितना नहीं, ये हमें सब कुछ मोबाइल पर पता चल सकता है, कंप्यूटर पर पता चल सकता है, ये हमें पूर्वानुमान से पता चल सकता है। हमें मशीन सेंसर जो हैं वो अध्ययन करके, डेटा का अध्ययन करके, AI आधारित संयंत्रों का उपयोग करके हमें बता देते हैं कि इस पौधे को या इस खेत को अभी कितने जल की आवश्यकता है, कितने पानी की आवश्यकता है। परिशुद्ध कृषि में, कृषि रिवॉल्यूशन 4.0 में हम लोग खेत को बांट देते हैं अलग अलग टुकड़ों में। इस टुकड़े की किसी और चीज़ की डिमांड हो सकती है, इसकी किसी और चीज़ की, इसकी किसी और चीज़ की। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, भारत सरकार ने इसको लेकर योजना शुरू करने की बात की है, उस समय मैंने समझाया था। जलवायु समस्थानशीलता और जोखिम न्यूनीकरण, कृषि 4.0 का अभिन्न अंग। उन्नत मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी प्रणाली किसानों के जलवायु परिवर्तन अनुकूल होने, जोखिम को कम करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए CRIDA का मेघदूत ऐप भारतीय किसानों को स्थान, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि परामर्श प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी किसानों के रोपण, कटाई, कीट नियंत्रण के बारे में सूचना प्रदान करता है। चरम मौसमी घटनाओं के बारे में भी प्रदान कर देता है, जिससे फसलों को बचाया जा सके। आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और बाजार अभिगम्यता भी इससे बढ़ेगी। ब्लॉकचेन इत्यादि तकनीकों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है और उसी चीज़ का उत्पादन क्यों न किया जाए। उसके साथ साथ फल जो उत्पादन हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसके उपरांत हानि ना हो, इस चीज़ को भी कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन आधारित आपूर्ति श्रृंखला समाधान अनुरेखण क्षमता और प्रदर्शिता को संवर्धित करते हैं, उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का निर्माण करते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं कि आप किस चीज़ का भी बुआई करें, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड ठीक हो सकती है, किस चीज़ की डिमांड कम हो सकती है, किसका सही दाम मिल सकता है, किसका नहीं मिल सकता है। पूरे सप्लाई चेन को एनालाइज करके हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, कृषि 4.0 के कुछ लाभ मैंने आपको बताए हैं।
अब इसमें कुछ बाधाएं भी हैं, जरा जिसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है भाई, सीमित डिजिटल अवसंरचना और संयोजकता। भारत में डिजिटली चीज़ों को अभी भी संपूर्ण रूप से फैलाव संभव नहीं हो पाया है। ऐसा अनुमान है कि भारत के 5.97 लाख गाँव में से लगभग 25,067 गाँव मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। भारत के 25,000 गाँव ऐसे हैं जहां पर आज भी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। डिजिटल इंडिया पहल ने प्रगति की है, परंतु अंतिम छोर तक संयोजकता की चुनौती अभी भी बनी हुई है। यह डिजिटल विभाजन, IoT उपकरणों का परिनियोजन और परिशुद्ध कृषि के लिए महत्वपूर्ण वास्तविक समय डेटा ऑपरेशन में बाधा डालता है, जिसमें यह पता चलता है कि हम किसानों को कैसे अपग्रेड कर पाएंगे 4.0 में, जब उनके पास डेटा कनेक्टिविटी और इन सब चीज़ों को लेकर जागरूकता ही नहीं है। लघु व खंडित भूजोत, अब है खेत ही है छोटा सा, उसमें कौन सा कृषि 4.0 अप्लाई करेंगे। भारत में 90% ज़्यादा किसान जो हैं वो सीमांत किसान हैं, उनके पास 5 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, तो कैसे वो इतने बड़े बड़े चीज़ों को, डेटा को और इन सब चीज़ों को उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यहीं पर यह भी सोचने की बात है कि नए तरीके से मॉडर्न कृषि करने से छोटी जोत पर भी आप बहुत अच्छे पैदावार कर सकते हैं। ये भी इसका एक लाभ है कि छोटी जोत में कृषि 4.0 का और लाभ भी हो सकता है अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अगला है कि सीमित वित्तीय संसाधन और ऋण अभिगम्यता। भारत के किसान तो अधिकतर ऋणग्रस्तता ही हैं, कहाँ से वो बेचारे ये सब नए नए तकनीक को अपना पाएंगे। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 16-17 के अनुसार ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 96,708 थी। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से ऋण की उपलब्धता में सुधार हुआ है, फिर भी उच्च तकनीक वाले कृषि समाधानों का अंगीकरण अभी भी न्यून है। इसमें ये कहा गया है कि 96,708 उनकी वार्षिक आय है, एक साल में वो कमाते हैं। तो आप ज़रा जोड़ लीजिए, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हुआ ये 8,000 रुपये पर मंथ जिसकी आय है, वो कहाँ से इन सब चीज़ों को कर पाएगा भाई। एक अच्छा फ़ोन ही उसको आएगा 12-15 हज़ार का, सबसे लोएस्ट में अभी अगर देखेंगे तो फ़ोन तो आ जाएगा 5-7 हज़ार का भी, लेकिन उस पर ये सब चीज़ थोड़ी ना काम कर पाएगा। जागरूकता और डिजिटल साक्षरता का अभाव है भारत में अभी भी। 2023 तक केवल 30% भारतीय किसान ने अपने कृषि पद्धतियों में किसी न किसी रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी अंगीकृत किया। 70% भारतीय किसान जो अभी भी हैं वो डिजिटली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता केवल 25% है। ग्रामीण भारत में 75% लोगों के पास में डिजिटल साक्षरता नहीं है। इसलिए आपने गौर किया होगा, फ्रॉड वाले मैक्सिमम कॉल ग्रामीण इलाकों के सिम पर आते हैं। बैंकिंग फ्रॉड वाले कॉल ग्रामीण इलाकों के सिम पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ग्रामीण भारत में डिजिटली साक्षरता अभी भी कम है, इसलिए उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ लाभ बताए मैंने आपको, डेफिनेशन बताए हैं। इसको मानकर चल सकते हैं कि यहाँ से आपके मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में पूछा जाए, पेपर 2 में पूछा जाए या PT एग्जामिनेशन में पूछा जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने बोला है कि आने वाले कुछ दिनों में हम कृषि 4.0 को लेकर एक नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसके लेकर पैसे का एलोकेशन भी किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि दिल्ली सी पुअर AQI फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जून के बाद से पहली बार दिल्ली में पुअर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है, जिसमें बहुत ही ख़राब 235 के करीब में आया है। 235 तो बहुत अच्छा है भाई अभी के हिसाब से। दिवाली के पश्चात तो 600 पार कर जाता है दिल्ली में। तो ये बोला जा रहा है कि भाई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसका क्या हुआ। इसका कुछ नहीं हुआ, हवाई बातें होती हैं। अभी जैसे दिवाली का समय आएगा जब यहाँ पर क्या होता है तो मानसून वगैरह थम जाती है और बारिश बंद हो जाती है और हवाएं भी स्थिर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर पराली का दहन शुरू हो जाता है आस पड़ोस के राज्यों में। उसके पश्चात से भीषण स्थिति क्रिएट हो जाती है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही होगा कि कैसी स्थिति हो जाती है। तो अभी देखेंगे आप ढेर सारी तरीके के गाइडलाइन पर गाइडलाइन जारी किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। सेंटर छोड़िए, राज्य छोड़िए, सब गाइडलाइन जारी करेंगे और कुछ नहीं होता है। एयर क्वालिटी सुधारने के लिए आपको वर्ष भर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन से लेकर लोगों को जागरूकता स्तर तक पर काम करना पड़ेगा। कुछ कठिन आपको फैसले लेने पड़ेंगे। जो कौन ले, वोट बैंक की राजनीति ही ऐसी है, जो कौन फैसला ले, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें बोला गया है। तो हम लोग किसको देखेंगे? NCAP को देखेंगे, क्योंकि इससे PT एग्जामिनेशन में UPSC ने एक शानदार सा सवाल पूछा था। मेंस में भी पूछा है आपसे सवाल इसको लेकर। तो हम लोग PT के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी NCAP को देखेंगे कि क्या है, कब शुरू किया गया, क्या इसका लक्ष्य है, कितने सारे चीज़ों को रोकने का प्रयास इसमें किया जाएगा, कौन कौन से गैस वगैरह भी शामिल हैं ये भी पूछा जाता है कि कौन
कौन सी चीज़ों पर रोकने की कोशिश की जा रही है एनसीएपी के द्वारा। एनसीएपी के द्वारा जो इंडेक्स वगैरह भी जारी किया, जैसे AQI है, तो AQI में हम लोग किन किन चीज़ों को काउंट करते हैं, किसके आधार पर AQI निकाला जाता है। सीधा सीधा सवाल एक एनवायरनमेंट से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रा इसको समझते हैं कि क्या है। देखिए एनसीएपी क्या होता है। इसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। जनवरी 2019 में देश में, पूरे देश में वायु प्रदूषण में कमी लाने का लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का पहला प्रयास था ये। इससे पहले इस तरह का कोई देश स्तर का प्रयास नहीं किया गया था। आधार वर्ष 2017 रखा गया है, यानी कि आज के पॉल्यूशन को 2017 के स्तर में हमें कम करना पड़ेगा। गणना करेंगे तो किसी से कंपेयर करके करेंगे ना, तो 2017 से तुलना करेंगे कि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ओके, आगामी 5 वर्षों में भारी व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम PM10 के कण पदार्थ महीन कण के संकेंद्रण में, यानी कंसंट्रेशन में कम से कम 20% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। 17 से 5 वर्ष को लेकर 2022 तक के लिए आप कह सकते हैं लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, 2026 किया गया था। इसे प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने वाले 132 शहर शामिल हैं, जिनकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले शहर वे शहर हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAQS को पूरा करने में विफल रहे हैं। NAQS क्या है? 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं, जिसके तहत में कौन कौन से चीज़ों को रखा जाता है। PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरेन, आर्सेनिक व निकेल शामिल हैं। कृपया इन सभी को ध्यान में रखें। इन सभी के आधार पर पैरामीटर तय किया जाता है कि कोई शहर में कितना ज़्यादा प्रदूषित है या कितना ज़्यादा प्रदूषित नहीं है। 132 शहर वो जिन्होंने इन चीज़ों पर काबू नहीं किया है, उन सभी को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। वहाँ पर वायु प्रदूषण को हमें स्तर को कम करना था। वो शहर देश के किसी भी हिस्से से शामिल हो सकते हैं। लक्षित स्तर क्या रखा गया था? वर्तमान PM2.5 और PM10 देश के वर्तमान वार्षिक औसत निर्धारित सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का लक्ष्य रखा गया था। नया लक्ष्य 2017 में प्रदूषण स्तर को सुधारने का आधार को वर्ष मानते हुए NCAP ने वर्ष 2024 में प्रमुख वायु प्रदूषक PM10, PM2.5 को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि सितंबर 2022 में केंद्र ने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 2026 तक कर दिया है और सघनता में 40% कम करने का नया लक्ष्य रखा है। सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इसमें से स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कोई भी, और आप फिर वहाँ पर हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से इसको कवर कीजिए। सुधारों का आकलन 2021 की शुरुआत से शहरों को सुधार की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए थी, जिसके अंतर्गत वार्षिक औसत PM10 एकाग्रता में 15% और उससे अधिक की कमी और वार्षिक स्तर पर स्वच्छ वायु के दिनों की संख्या में कम से कम 200 तक अपेक्षित है कि साल में 365 दिनों में से 200 दिन कम से कम हम लोगों को स्वच्छ वायु दे सकें। ये बोला जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा 2024 ईस्वी में, जब हम दुनिया के, अभी कल ही आया था एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें हम बोला जाता है कि एशिया के तीसरे पावरफुल देश में हमारा नाम है। अमेरिका, चीन के पश्चात से हमारा नाम है एशिया पावरफुल। ठीक है, एशिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी है। हथियारों में, सैन्य ताकत में 5वीं बार, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आते हैं। कभी कभी रूस से ऊपर दिखाते, कभी नीचे दिखाते हैं। और हम अपने लोगों को साल में 200 दिन स्वच्छ वायु नहीं दे पाते हैं। कैसे ये चीज़ संभव हो सकता है? भोजन, वायु और स्वच्छ पानी, ये तो सबसे बेसिक ह्यूमन राइट होता है। अगर वो भी हम सही से अपने देश में नहीं कर पा रहे हैं तो वाकई हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही ख़राब है। जागरूकता का स्तर बहुत ही ख़राब है। एक समय था जब संघाई शहर जो चीन का है वो दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक होता था। अभी भी कई सारे चीन के शहर हैं जो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं, लेकिन उसने काम किया है, सुधार किया है। हमें भी काम करना चाहिए, सुधारों पर काम करना चाहिए। अभी से शुरू हो जाएगा, अक्टूबर से भाषणबाजी शुरू हो जाएगा सभी पार्टी के नेताओं का, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे। अब ब्लेम करते करते फरवरी मार्च आ जाएगा और ये मुद्दा फिर से गौन हो जाता है।
ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क जिसमें भारत शामिल हुआ है उसको ज़रा हम लोग पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। देखिए क्या है कि टू पुश क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया ज्वाइन यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। क्या इसको कहा जाता है? MSFN, पहले इसको कहा जाता था MSF। ठीक है, अमेरिकी नेतृत्व में एक संगठन है जो मिनरल्स के सप्लाई को लेकर बनाया गया था। इसमें कितने देश हैं, क्या क्या, ये सब तो पहले देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिएगा। 2010 में क्या हुआ था, आपको एक चीज़ पता होगा कि रेयर अर्थ मेटल और दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में या क्लीन एनर्जी वाले उद्योगों में, जैसे सोलर पैनल हो गया या इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, कई सारे उद्योग में जो रेयर अर्थ मेटल चाहिए होता है वो उसका सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? तो चाइना है। ठीक है, 2010 में एक केस सामने आया था जिसमें जापान, आज के ही द हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल है, आने वाले वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा आपको, लेकिन उसमें क्या बताया गया है ना कि 2010 में चीन और जापान के कोस्ट गार्ड में झड़प हो गई थी। समझिएगा ज़रा ध्यान से। तो इस झड़प के पश्चात से हुआ क्या था, चीन ने इन मेटल का सप्लाई जापान को रोक दिया था। अब ये कंसर्न दुनिया के लिए खड़ा हो गया कि क्या चीन जो है वो अपने उद्योग धंधे को अपने जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से यूज कर रहा है कि किसी देश के साथ संबंध उसके अच्छे होंगे तो रेयर अर्थ मेटल सप्लाई कर देगा, और किसी देश के साथ अगर संबंध खराब होंगे तो रेयर अर्थ मेटल सप्लाई में बाधा उत्पन्न कर देगा। जैसे भारत के क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को लेकर हमें रेयर अर्थ मेटल भारी संख्या में चाहिए, लेकिन चूंकि चीन से सप्लाई नहीं हो पाएगा तो हम कैसे उसको आत्मनिर्भर बना पाएंगे। चीन हो सकता है कि इस पर ज़्यादा टैरिफ लगा दे, और लगा भी रहा है। हमें कई सारी चीज़ें चीन से महंगी मिलती है, जिसके कारण हम यूरोपियन मार्केट जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यूरोप के मार्केट ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उद्योग धंधे जो हैं वो एक ही चीज़ पर निर्भर होकर नहीं चल सकता है। कल को क्या पता हम दोनों देशों के बीच में, वैसे तो टेंशन कम हुआ है, आज का हेडलाइन ही यही था कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर विवाद है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दोनों की सेनाएं पीछे हट रही कई सारे पोस्टों से, उसको हम देख लेंगे आने वाले वीडियोज़ में। हर महीने का वही न्यूज़ रहता है तो उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, भारत दूसरे स्रोत की तलाश में था कि हमारे उद्योग कहीं एक ही जगह पर निर्भर होकर ना रह जाएं। कल को वो हमारा सप्लाई अगर काट देगा तो हमारी पूरे की पूरी इकोनॉमी हमारी कोलैप्स कर जाएगी। क्यों भाई, हमारे यहाँ के गाड़ी के निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के निर्माण हो, हम मैन्युफैक्चरिंग में हब बनना चाहते हैं, और हब कैसे बनेंगे हम जब हमारा सप्लाई ही कोई काट देगा तो। इसलिए भारत के लिए बहुत आवश्यक हो गया था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए कि भारत के लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि हम कहीं और स्रोत का तलाश करें रेयर अर्थ मेटल को लेकर या फिर क्रिटिकल मेटल को लेकर। आपने देखा होगा कि भारत ने दक्षिण अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश और यूरोप के देशों के साथ पिछले कुछ दिनों में कई सारे संबंधों को लेकर हस्ताक्षर भी किया है, जिसमें मिनरल्स की सप्लाई एक प्रमुख क्लॉज शामिल था। अफ्रीका के देश के साथ भी किया था, मैंने आपको समझाया था। लिथियम को लेकर दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ में किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत चल रही थी, कोबाल्ट को लेकर बातचीत चल रही थी। तो ये क्या है, यही पृष्ठभूमि है। भारत ने जो मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क ज्वाइन किया है उसका कारण क्या है, तो यही है। अब आपसे मेंस में क्या पूछा जाएगा, आपसे मेंस में क्या सवाल पूछा जाएगा। पीटी में तो एमएसएफ के बारे में सीधा पूछा जाएगा, मेंस में ये पूछा जाएगा एमएसएफएन जो है इसको ज्वाइन करने के पीछे भारत की क्या मजबूरी है या भारत का क्या उद्देश्य है। ठीक है, भारत का क्या उद्देश्य है, क्यों भारत एमएसएफएन को ज्वाइन किया है। तो कई सारे लोगों को तो इस संगठन का नाम भी नहीं पता होगा मेंस में भी, क्योंकि वो तो फिर अलग ही पढ़ के जाएंगे। लेकिन आपसे अगर पूछेगा तो आप वहाँ पर लिख पाएंगे इसको, या पीटी में पूछेगा कि एमएसएफएन क्या है तो वहाँ पर आप इसको लिख पाएंगे। समझ में आ गया है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या है ये और इसकी क्या भूमिका है, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ओके, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, इसको पहले एमएसएफ कहा जाता था, मैं समझाऊंगा अभी। भारत अधिकारी तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सोमवार को की गई घोषणा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व को उजागर करती है, खासकर तब जब देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीन महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर हावी हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कभी भी अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखते हैं।
नहीं तो बास्केट गिरा तो सारे अंडे खराब। बोलते हैं ना कि सारे अंडों को कभी एक बास्केट में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के टूटने का डर रहता है। तो वही चीज़ हम भी कर रहे हैं, एक ही जगह से सप्लाई। हम इसका मतलब क्या है? ये है कि चीन से हम सप्लाई बंद कर देंगे? नहीं, हम अपनी उस पर निर्भरता को कम करेंगे, ठीक है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के संकेंद्रण और लचीलेपन पर चिंताएं बढ़ रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान राज्य के अवर सचिव जोन्स डब्ल्यू फर्नांडीज ने कहा कि ऊर्जा संक्रमण जोखिम में है। उन्होंने कहा कि हमें उन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता है जिन्हें ऑनलाइन आने की आवश्यकता है। इसमें कई आपूर्ति श्रृंखलाएं एक या दो देशों में केंद्रित हैं, उनमें लचीलेपन की कमी है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क क्या है? MSF था पहले, उसको MSFN अब कर दिया गया है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क खनिज सुरक्षा भागीदारी MSF से उभरने वाली एक नई पहल है जो 2022 में अमेरिका द्वारा स्थापित एक ढांचा है। कब स्थापित किया गया था MSF को? MSP को स्थापित किया गया था 2022 में, अब MSFN हो गया है। नेटवर्क का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यूरोप के संस्थानों को एक साथ लाना, सहयोग, सूचना विनिमय और सह वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। किसको? तो इंडो पैसिफिक के जो देश हैं और यूरोप के जो देश हैं उनको साथ में लाना है और एक नेटवर्क का निर्माण करना है। जिससे क्या होगा? जिससे इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, पावर टरबाइन, मतलब कि जो भी चीज़ उत्पादन होगा ना भविष्य के इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा, उसके उत्पादन को संभव बनाया जा सके, मिनरल्स को सप्लाई आसान किया जा सके और एक नया स्रोत तलाशा जा सके इन मिनरल्स के सप्लाई को लेकर। कोई एक देश इस चीज़ को लेकर दादागिरी ना करे। कौन से देश इस पहल का हिस्सा है? तो 13 देश और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय जो कमीशन है वो इसका हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य यानी कि दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, यूरोपीय संघ जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग करता है, ये सारे शामिल हैं। क्या इसमें चीन शामिल है? नहीं। एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ज़रा ध्यान से देखिए, एशिया के कौन कौन से देश शामिल हैं यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? एक भारत हो गया और एक जापान और कोरिया गणराज्य हो गया। बाकी आपको कहाँ के देश दिखेंगे? बाकी आपको मैक्सिमम दिखेंगे यूरोप के कंट्री और अमेरिका, कनाडा, उत्तरी अमेरिका से शामिल हो गए। ये ध्यान में रखिएगा। और जो देश यूरोप के डायरेक्ट शामिल नहीं हैं वो यूरोपियन आयोग के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के द्वारा शामिल हो गए हैं इसमें। इस पहल में भारत के भागीदारी का उद्देश्य अर्जेंटीना, चिले, ऑस्ट्रेलिया और चुनिंदा अफ्रीकी जैसे देशों में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति विविधता लाना है और उन्हें सुरक्षित करना है। मध्य एशिया में स्थित कजाकिस्तान को भी भारत की खनिज आवश्यकताओं के लिए संभावित स्रोत के रूप में तलाशा जा रहा है। भारत की महत्वपूर्ण खनिज आकांक्षाएं कौन कौन सी हैं? इस पहल में भारत के भागीदार अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, कुछ अफ्रीकी देश वगैरह हैं जिनके कारण से भारत इससे शामिल हुआ है और भारत चाह रहा है कि इन देशों से हमें क्या मिल जाए? कई सारे तरीके खनिज मिल जाए। अमेरिकी नेतृत्व वाले नेटवर्क के साथ साझेदारी भारत के लिए इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता को कम करेगा, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। पीटी में भी पूछा जा सकता है आपसे, ये खतरनाक स्तर का सवाल होगा क्योंकि कम चर्चा में रहता है इस तरह का संगठन, लेकिन अति महत्वपूर्ण है ये। पीआईबी में भी 1-2 दिन में आया जाएगा और अगर इस पर आर्टिकल आएंगे तो हम उसको भी कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ सीखिए, रोज़ पढ़िए, रोज़ रिवीजन कीजिए। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जो होती है ना, यही मुख्य रूप से आपके सफलता का द्योतक होती है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर में तो सफलता कभी मिल ही नहीं सकती आपको किसी भी फील्ड में। मैं केवल एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है और आप अपने लक्ष्य को लेकर निर्भर तत्पर नहीं हैं तो नहीं मिल सकता है लक्ष्य। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ में कीजिएगा। अंतिम दिनों में जो सबसे काम आता है वो है कॉन्फिडेंस। वो कैसे आएगा? पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी।